This और conference will now be recorded. इंशाल्लाह ताला पूरा 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाएंगे। तो थोड़ा वार्म अप के लिए हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने हर स्टेप पे मेरे साथ रहना है। अगर आप कहीं भी मिस करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो जैसे मॉडल डिस्कनेक्ट हो जाता है इसी तरह आप भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो सब सब जो है वो मेरे साथ हर स्टेप पे मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इफ का फंक्शन से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है कि मैं इसमें कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग में, फोरकास्टिंग में हमें प्रॉब्लम करेगा। बाहर आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी इसके अंदर। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। देन आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, ये आपके पास जो है वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब होता क्या है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स की हम परसेंटेज ले लेते हैं यहाँ पर। 10% ले लिया। और टैक्स की अमाउंट कैसे निकलते हैं, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये टैक्स आ गया। अब बाहर आपको इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का जो है फॉर्मेट फॉलो किया है और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की है। अगर इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने की है वो इस वक्त ये है कि हमने इसमें जब हमने सिंपल कैलकुलेशन की है कि प्रॉफिट की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। अब हो क्या रहा है कि जब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स तो कैलकुलेट हो जाएगा, मगर अगर लॉस होगा वो तब भी क्या करेगा, टैक्स कैलकुलेट कर देगा। तो बताए तो आपको लग रहा होता है कि आप मॉडल में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा होता है कि सही कैलकुलेशन हो रही है, मगर अ, आप जो है वो मेजर मिस्टेक कर रहे होते हैं इसके अंदर। अब लाइक इसमें क्या करेगा ये, जब लॉस में मैं कन्वर्ट करूंगा इसको, तब भी ये क्या करेगा, टैक्स कैलकुलेट कर देगा। अब देखिए ये एक्चुअली लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, लॉस है, मगर इसके ऊपर भी क्या कर रहा है, ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। तो ऐसी जगहों पे हमें इफ का फंक्शन लगाना पड़ता है। फिर अब हम क्या लगाएंगे, हम सिंपली इसको ये कहेंगे कि अगर प्रॉफिट हो तो टैक्स कैलकुलेट करे, अदरवाइज ना करे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इफ का फंक्शंस आते होंगे, जो कि नॉर्मली यहाँ भी हम यूज करेंगे 3 स्टेटमेंट मॉडल में। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, देन क्या होगा कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी रेट ऑफ टैक्स से। अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो पॉजिटिव है, मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट होता है, अदरवाइज जीरो। अब ये लॉस, लॉस के ऊपर क्या कर रहा है, टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा, तो ये टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो हमें इस तरह के इफ के फंक्शन 3 स्टेटमेंट मॉडल में भी लगाने होंगे। तो अभी स्टार्टिंग थी, अब इंशाल्लाह ताला अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करनी होता है, इजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, इनपुट्स लेने पड़ते हैं। अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस हम यहाँ पर लेंगे 5 साल की फोरकास्टिंग करनी है और 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाना है, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और रेलेवेंट शेड्यूल्स और वर्किंग बनानी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेल्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल, हम लोग सेल्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्यों, अगर कंपनी में सेल्स होगी तो फिर बाकी सारी चीजें भी होंगी, परचेजेस भी होंगी, एक्सपेंसेस भी होंगे। तो हमारा मॉडल सेल्स से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ब्लैंक मॉडल है। इसमें मैंने क्या किया है, इसको सिर्फ इसकी अजम्पशंस की शीट्स अलग बनाई है। इनकम स्टेटमेंट की शीट जो है वो अलग है, बैलेंस शीट की अलग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अलग है, पेरोल की अलग है, फिक्स एसेट की अलग है, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल की अलग है। तो आप, ये डिपेंड करता है, कुछ लोग एक ही शीट के ऊपर पूरा 3 स्टेटमेंट मॉडल बना देते हैं। अगर वो उसको हैंडल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अपनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक जर्नल 3 स्टेटमेंट मॉडल बना रहे हैं, जिसमें हम सेल्स से स्टार्ट करते हुए अजम्पशंस लेंगे, इनपुट्स लेंगे। अजम्पशंस वाली शीट हमारी मेन है, इनपुट वाली जो शीट है जिसकी बेसिस पे हम पूरा एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेल्स की अजम्पशन ले रहा हूँ, ये है यूनिट, सेल्स के यूनिट है।
तो सेल्स की यूनिट में यहाँ पे 2000 ले लेता हूँ। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज 2021 में कितना परसेंट यूनिट्स जो है इंक्रीज होगा, इसको मैं यहाँ पर 10% ले रहा हूँ और साथ साथ इसको बढ़ाता जा रहा हूँ। ये परसेंटेजेस डिपेंड करती हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने परसेंटेजेस ले ली हैं। परचेज प्राइस इन यूएस डॉलर पर यूनिट, मतलब अगर हम एक यूनिट परचेज करते हैं बाहर से इंपोर्ट, अगर हमारी गुड्स इंपोर्ट होती हैं बाहर से, तो पर यूनिट हमें यूएस डॉलर कितना देना पड़ता है, तो वहां पर हम यहाँ लिख लेते हैं 180 और इसको भी परसेंटेजेस यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। मतलब हमारी परचेज प्राइस इन यूएस डॉलर पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होगी ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 ईयर्स में। एक्सचेंज रेट अभी हम ले लेते हैं 165 और इसको भी इंक्रीज करवाते हैं। अच्छा, अब परचेज प्राइस इन पीकेआर पर यूनिट कैसे आएगा? सिंपली आप जो है परचेज प्राइस पर यूनिट इन यूएस डॉलर मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये परचेज प्राइस इन पीकेआर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सेल्स प्राइस कैसे आएगा हमारे पास? परचेज प्राइस इन पीकेआर यूएस डॉलर रेट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट। और प्रॉफिट मार्जिन हमें अगर इस पे ऐड कर दें, लेट्स सपोज हम 25% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो हमारी सेल्स प्राइस कैसे आएगी कि दिस मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास क्या आ गया है कि हमने इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरह हमारे पास सेल्स के यूनिट्स भी आ गए, परचेज प्राइस इन यूएस डॉलर भी आ गया, एक्सचेंज रेट भी आ गया, पीकेआर परचेज प्राइस भी आ गई और सेल्स प्राइस पर यूनिट इन पीकेआर भी आ गया। देन इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ 2 साल तक लेंगे, 2020 और 2021 का हम करेंगे इनपुट्स में, और जो है इसके अलावा इसको हम इनकम स्टेटमेंट में आगे लेके जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हम 2020 से इंक्रीज कर रहे हैं 10% 2021 में, तो 2020 की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, तो हमने सिंपली इसको क्या किया है, 2020 की यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स यूनिट। देन इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे आगे और इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे नीचे और यहाँ पेस्ट कर देंगे परचेज प्राइस इन यूएस डॉलर में, एक्सचेंज रेट में, और पीकेआर वाले को भी कॉपी पेस्ट कर देंगे आगे। अब हमारे पास क्या है कि सेल्स की यूनिट भी आ गए हैं, सेल्स की प्राइस भी आ गई है, परचेज प्राइस भी आ गई। अब हमारे पास ये हो सकता है कि हम सेल्स रेवेन्यू बना लें, अपनी इनकम स्टेटमेंट में जाके इसको हम सेल्स रेवेन्यू बनाते हैं। अब अजम्पशन लिए हमने, इनपुट्स लिए 5 साल के, मगर उसकी बेसिस पे हम इनकम स्टेटमेंट अभी फिल वक्त 1 साल की बना रहे हैं। तो सेल्स यूनिट पहले हम वहां से लिंक करा देते हैं, सेल्स यूनिट जो है वो इनपुट वाली शीट से लिंक करा रहे हैं, और इसी तरह परचेज प्राइस इन पीकेआर भी हम इनपुट से लिंक करा देते हैं। सेल्स प्राइस इन पीकेआर ये भी हमने इनपुट वाली शीट से लिंक करा दिया है। अब हमारे पास सेल्स आ सकती है कि अगर हम सेल्स यूनिट को मल्टीप्लाई करें सेल्स प्राइस से, तो हमारे पास सेल्स आ गई। देन इसी तरह परचेज प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स यूनिट से, तो ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स में से क्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस प्रॉफिट। ये अभी हमने 1 साल की वर्किंग की है। अब होता क्या है कि स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है एक फॉर्मेटिंग बनानी पड़ती है, डिफरेंट शीट्स बनानी पड़ती हैं, हर ईयर वाइज आपको फोरकास्टिंग करनी है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो कॉलम बी है ये हमने ओपन छोड़ा हुआ है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस का कॉलम। ये बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिस ये कहती है कि आपने ओपनिंग बैलेंस के लिए एक कॉलम छोड़ना है। फिर हमारे पास जो इनपुट सेल्स हैं, जैसे मैंने परसेंटेजेस ली हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि इनपुट सेल्स जो है वो हाईलाइट करके जो है वो वाजे प्रोमिनेंट हो। अच्छा, इसमें आप कोई भी डेफिनेटली इसको कोई कलर कर देंगे ताकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अच्छा, हमारे पास सेल्स की चीजें और परचेजेस आ गई थी, जिसकी बेसिस पे मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, अपनी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रॉस प्रॉफिट ले लिया है। ये 2020 का लिया है। अब हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और रिटेन अर्निंग्स वगैरह, आगे हम ऑनवर्ड चलते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरे स्टेप में हमने हेड काउंट लेने हैं। हेड काउंट्स क्या हैं? आपके हेड काउंट्स जो हैं वो पेरोल के जैसे हमारे पास जो कंपनी में कोई जो जो एम्प्लॉयज हैं उनके हेड काउंट्स कितने हैं, लाइक जो ऑफिसर्स हैं वो कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं, एग्जेक्टिव कितने हैं, तो हम उसको हेड काउंट इसलिए लेते हैं ताकि जो है हमें साल का पूरा एक्सपेंस निकाल सकें कि अगर टोटल हेड काउंट जो है 200 है, तो ईच हेड काउंट पे कितना एक्सपेंस आ रहा है पूरे साल का, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो अभी हमारे पास कुछ हेड काउंट्स हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। ये कुछ हेड काउंट मैंने अज्यूम कर लिए हैं। अच्छा, हेड काउंट के साथ उनकी सैलरीज भी हमें क्या करनी होगी, अलग से निकालनी होगी कि हर साल हमारा एक्सपेंस कितना होगा इस डेजिग्नेशन पे, सीईओ की डेजिग्नेशन पे कितना एक्सपेंस होगा 2020 में, एग्जीक्यूटिव की डेजिग्नेशन पे कितना एक्सपेंस होगा, मैनेजर्स पे कितना होगा और अदर्स पे कितना होगा। और पेरोल में ये होता है कि हर साल क्या होता है, इंक्रीमेंट मिलता है। जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, उनको क्या होता है, या तो इंक्रीमेंट, या तो एक फिक्स परसेंटेज मिलती है, या ऑन एन एवरेज परसेंटेज मिलती है, या परफॉर्मेंस बेस मिलती है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ एक साल का एक्सपेंस निकालने के बाद उसको ईयरली इंक्रीमेंट से, परसेंटेज से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि उसकी परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट भी आ जाए हमारे पास। अच्छा, हम अब यहाँ पे इसकी पर मंथ सैलरी लेते हैं। लाइक पर मंथ सैलरी है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12। ये पूरे साल की सैलरी आ गई है। एग्जेक्टिव मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12। मैनेजर्स मल्टीप्लाई बाय 12 और अदर्स 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये पूरे एक साल की एक्सपेंसेस मैंने ले लिए हैं। अब ईयरली इंक्रीमेंट जो है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने एचआर से डेटा लेते हैं कि आपका हेड काउंट कितना रहेगा नेक्स्ट 4 इयर्स में, आप हेड काउंट कितना रखेंगे, कितने लोग जो है आप न्यू हायरिंग करेंगे, और उनको ऑन एन एवरेज आप ईयरली इंक्रीमेंट क्या देंगे। तो हमारे पास जब एक साल का डेटा है, उसकी बेसिस पे हम अगले साल को जो है वो फोरकास्ट कर सकते हैं। और ईयरली इंक्रीमेंट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10%। 10% मैंने क्या किया है, ईयरली इंक्रीमेंट ले लिया है और इसको आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है। हर साल में ईयरली इंक्रीमेंट की जो परसेंटेजेस हैं वो बढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि इसको परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट के तहत जो है अगले सालों के एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो 3.6 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट। अब चुना, क्योंकि लास्ट ईयर की जो सैलरी एक्सपेंस होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट ऐड होके वो एक्सपेंस हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब चुनाचे ईयरली इंक्रीमेंट की जो परसेंटेज है वो रॉ नंबर 26 पे है, और इसको हम अगर लॉक कर दें तो हमें ये बार बार फॉर्मूला बनाना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, रॉ नंबर 26 को लॉक कर देंगे। 2 टाइम्स F4 प्रेस करने के बाद मैंने इसको रॉ नंबर 26 को लॉक कर दिया है। देन इसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट करें आगे, नेक्स्ट ईयर्स में भी कॉपी पेस्ट कर दें। अच्छा, यहां पर क्या हुआ है कि हमारे पास पेरोल के हेड काउंट्स आ गए और उनके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस आ गए। अभी हमने हेड काउंट से मल्टीप्लाई नहीं किया। अभी हमने क्या है, हेड काउंट से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, एक पेरोल की शीट बना लेंगे। अब पेरोल की शीट में हम क्या करेंगे, डेफिनेटली कि हम हेड काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे उनके इंडिविजुअल सैलरी एक्सपेंस से। तो अभी मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास पेरोल के हेड काउंट हैं,
और ये मेरे पेरोल के एक्सपेंसेस हैं। देन सैलरी एक्सपेंस का टोटल भी निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इनपुट वाली शीट से लिंक करा देते हैं। ये हेड काउंट मैंने लिंक करा दिए, देन इसको कॉपी किया आगे, डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे हेड काउंट्स क्या होंगे वो लिंक किया हुआ है, कॉपी पेस्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। देन आप जो है वो पर मंथ एक्सपेंस जो आपने अज्यूम किया था इनपुट वाली शीट से, उससे भी लिंक करा दें आप। अब ये क्या है कि 3.6 मिलियन ये एक डेजिग्नेशन के ऊपर एक्सपेंस है, 2.4 मिलियन ये एक डेजिग्नेशन के ऊपर एक्सपेंस है, मगर हमारे हेड काउंट जो एग्जीक्यूटिव्स के हैं वो 5 हैं, मैनेजर्स 10 होंगे, अदर्स 9 होंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक टोटल एक्सपेंस भी निकालना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, ईच हेड काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल सैलरी एक्सपेंस पर ईयर से। देन क्या होगा, हमारे पास टोटल हेड काउंट का टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और देन इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड में हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल एक्सपेंस आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, सारे जो डेजिग्नेशन वाइज टोटल सैलरी एक्सपेंस है इसको सिंपली यहाँ पर सम कर लिया है। अब चुनाचे हमारे पास पूरे 5 साल के इनपुट्स भी आ गए, पेरोल से रिलेटेड एक्सपेंस भी आ गया। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इसका रेलेवेंट पोर्शन क्या है कि सैलरी एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इनकम स्टेटमेंट में जाकर जहां भी सैलरी एक्सपेंस यहाँ पर हमने दिया हुआ है वहां पर सैलरी एक्सपेंस को हम लिंक कराएंगे पेरोल वाली शीट से, और जो कि टोटल एक्सपेंस आ रहा है 3.9 मिलियन, यहां पर हमने क्या करना है, सिंपली इससे लिंक करा देना है। ठीक है, ये हमने पहले साल का एक्सपेंस कर लिया। अब यहाँ पर हमारे जो है वो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने सेल्स निकाला है, परचेजेस निकाली हैं, और पेरोल हेडकाउंट्स और एक्सपेंसेस निकाले हैं, और उसको इनकम स्टेटमेंट से लिंक करा है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपकी अप्रोच होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पूरी अजम्पशंस की शीट एक दफा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर उसको कनेक्ट करते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करते जाएंगे, जो चीज जहां जा रही है उसको लेके जाएं। मिसाल के तौर पे अगर हम फिक्स एसेट शेड्यूल बना रहे हैं, तो फिक्स एसेट शेड्यूल में अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, और अगर फिक्स एसेट आपने एक्वायर किया उस साल तो वो कैश फ्लो में जाएगा एज एन आउटफ्लो के तौर पे, तो उसको कैश फ्लो में लेकर जाएं। इसी तरह फिक्स एसेट बैलेंस शीट में जाएगा तो उसको बैलेंस शीट में लेके जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते रहेंगे तो आपका मॉडल जो है वो कनेक्ट भी होता रहेगा और प्रॉपर्ली बनता जाएगा। अब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए कि आप लोग को ये समझ में आ गया है या नहीं। तो चैट बॉक्स पे लिख दें। ठीक है, ओके, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये एक जनरल मॉडल है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है, मगर हमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम एक 3 स्टेटमेंट मॉडल बिल्ड कर लेते हैं और हमारी प्रैक्टिस हो जाती है उसके ऊपर, तो फिर हम अपनी कंपनी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पे लोगों के साथ ये मसला आता है कि 3 स्टेटमेंट मॉडल उनको बनाना ही नहीं आ रहा होता, उनको स्टेप्स नहीं पता होते हैं, बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिसेस नहीं पता होती। अब मिसाल के तौर पे मैंने ओपनिंग बैलेंस का कॉलम छोड़ा है, हालांकि 2019 में डाटा नहीं है, तो 2019 का जो है हमने ओपनिंग बैलेंस, हमें बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिस ये कहती है कि ओपनिंग बैलेंस आपने छोड़ना है। देन जो इनपुट सेल्स हैं उसको आपने हाईलाइट करना है, किसी भी कोई भी कलर देके, ब्लू कलर, येलो कलर देके, कुछ भी उसको हाईलाइट करना है, ताकि हम, अच्छा, और कोशिश ये करें कि ऐसा मॉडल हो जो कि हर हर जो है हर लेवल पे आपको परसेंटेज चेंज अगर आप करें तो वो आपको बता सके। मिसाल के तौर पे अब सेल्स यूनिट है, मैं यहाँ पे सेल्स यूनिट चेंज करता हूँ 11%, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ भी चला गया, देन नेक्स्ट ईयर्स में भी चला गया, और इसके साथ इनकम स्टेटमेंट भी चला गया। आपका मॉडल अगर कनेक्ट होगा तो फिर आप व्हाट इफ एनालिसिस टूल भी यूज करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको इस सेशन के एंड में कोशिश करूंगा, अगर मॉडल कंप्लीट हो जाता है टाइमली, तो फिर मैं आपको एक इसके ऊपर व्हाट इफ एनालिसिस का टूल लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगी हमारी, और हमने साथ साथ उसको लिंक करा देना है जहां जहां उसका इम्पैक्ट जाएगा। अब सेल्स हो गई, पेरोल हो गया, देन हम जाते हैं फिक्स एसेट्स के ऊपर। अब हमने 2020 में मिसाल के तौर पे कंपनी स्टार्ट हुई है, हमने क्या किया, कुछ फिक्स एसेट्स जो है वो बाय किए। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे, और जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 20% होगा। प्लांट एंड मशीनरी हम ले रहे हैं 4 मिलियन की,
2 मिलियन, ये हमने क्या किया, फिक्स एसेट की जो है वो परचेजिंग जो होगी 2020 में, वो अज्यूम कर लिया कि 9.1 मिलियन की हम फिक्स एसेट हम लोग बाय करेंगे 2020 के अंदर। अब देखें, अगर आपने 2020 की फिक्स एसेट से रिलेटेड अजम्पशन ले लिए तो सबसे, और हमारी अप्रोच के मुताबिक हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, वो क्या है कि फिक्स एसेट शेड्यूल बना लें। क्योंकि जब आप फिक्स एसेट खरीदते हैं तो फिक्स एसेट खरीदते साथ आप रेट, जब पूरा साल जब निकलेगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी होगी, ठीक है। अब इसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पूरा आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा 5 साल का, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, जो कि मैंने सिंपल रखा है इसको, और स्टेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। अब यहाँ हमने अजम्पशन ले ली और नेक्स्ट 4 ईयर्स में हम लोग कोई फिक्स एसेट बाय नहीं करेंगे। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, फिक्स एसेट की हमने अजम्पशन में ले ली, अब फिक्स एसेट शेड्यूल बनाएंगे। फिक्स एसेट शेड्यूल बहुत सिंपल सा होगा, स्टेट लाइन में मेथड अप्लाई करते हुए हम सिंपली प्लांट एंड मशीनरी की जो है वो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की, वो इनपुट वाली शीट से लिंक करा देंगे। यहाँ हमने प्लांट एंड मशीनरी के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से लिंक करा दिया। इसी तरह जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर से लिंक करा दिया इसको, और देन ऑफिस इक्विपमेंट। इसी तरह मोटर व्हीकल्स। अच्छा, अब हमारे पास चारों एसेट्स की आ गई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमने क्या करना है, इंडिविजुअल बेसिस पे उनका शेड्यूल बनाना है स्टेट लाइन की बेसिस के ऊपर। कॉस्ट क्या है हमारा, कॉस्ट जो है वो हमारे जो जब हमने जिस पे परचेज किया है, तो इनपुट्स में हमारे पास अमाउंट आ रही है 4 मिलियन की, वो हमने क्या लिए, सिंपली इसको लिंक करा दिया इनपुट वाली शीट से। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा कि जो हमारी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, जो कि 20% है, और हर साल यही 20% रहेगा, तो इसलिए मैं इसको लॉक कर रहा हूं इस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है, जो एक्यूमुलेटेड हो चुकी होती है, देन इसमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो अब देखें, ओपनिंग बैलेंस का कॉलम जो है वो काम आ रहा है हमारे, हम क्या करेंगे, सिंपली ओपनिंग बैलेंस के कॉलम को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये हमारा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2020 में। और देन हमारे पास कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिटन डाउन वैल्यू। अच्छा, अब चुनाचे कि हर अगले सालों में भी यही हमें करना है, तो हम इसको जो है आगे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए मसला नहीं होगा। सिंपली इसको हम लॉक कर देते हैं, इनपुट वाली इनपुट्स की जो कॉस्ट को है उसको लॉक कर देते हैं, ताकि अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करें आगे तो हमारे लिए मसला ना हो। अब चुनाचे 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थी स्टेट लाइन की बेसिस पे, 5 साल बाद ये इसकी वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि आप 20% अप्लाई करेंगे तो ये एंड में जाके 0 हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 1 साल का अप्लाई कर रहा हूँ। हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो अगले सालों का भी कर लेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनानी है। तो सिर्फ 2020 की हमने क्या किया है, सिर्फ फिक्स एसेट का निकाल लिया है। देन अगले सालों की भी, अगले एसेट्स की भी हम निकालेंगे इसी तरह बिल्कुल। कॉस्ट को हम जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर की लेंगे और उसको लॉक कर देंगे। देन कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको भी लॉक कर दिया। ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और सेम अगले 2 एसेट्स के साथ भी होगा, तो मैं इसको जरा जल्दी से कर लेता हूं। अच्छा, इस फिक्स एसेट में या इस स्टेप में किसी को मसला है तो वो थोड़ा सा चैट बॉक्स में डिस्कस कर ले, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी सिर्फ हमने 2020 की जो है शेड्यूल बना रहे हैं और 2020 का जो है इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ मोटर व्हीकल्स है हमारे पास। सेम सिनेरियो, इनपुट से लिंक कराएंगे। अगर आपके इनपुट्स की अजम्पशंस बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आराम से कोई मसला नहीं होगा, आपका पूरा मॉडल बन जाएगा और आपको कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी।
मगर अगर आप एक ही शीट के अंदर सारी 3 स्टेटमेंट मॉडल पूरा बना देंगे, फिर उसको जो है वो आपके लिए जो है वो हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है, 4 एसेट्स की जो है मैंने एक शेड्यूल बना लिया सिर्फ 1 साल का। अब मुझे क्योंकि टोटल एसेट्स भी निकालने हैं, तो टोटल एसेट सिंपली मैं क्या करूंगा, इन चारों एसेट्स की कॉस्ट को आपस में ऐड कर दूंगा। चारों एसेट की जो कॉस्ट है उनको ऐड कर दूंगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी। ये चारों एसेट्स मैंने डाल दिए हैं। देन इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी डालना है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ताकि वो लिंक नीचे वाले जो है वो एड ऑन हो जाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एड ऑन कर लिया, ये मैंने 1 साल की कर ली। अब चुनाचे मैंने फिक्स एसेट शेड्यूल 1 साल का बना लिया है, अगले सालों का अभी मैंने नहीं बनाया, सिर्फ अब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो बन जाएगा। मगर अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड जिनका है वो उनको ये समझना पड़ेगा कि फिक्स एसेट शेड्यूल बनाने के बाद हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, इसको लिंक कराना पड़ेगा। लाइक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको लेना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में, और फिक्स एसेट के बारे में जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा। और जो जिस साल आप एसेट खरीदते हैं तो आपका कैश का आउटफ्लो होता है, वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेना पड़ेगा। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैंने क्या किया है, फिक्स एसेट के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उससे लिंक करा दिया है। तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है हमारे पास। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट हमारे पास जो है फिक्स एसेट्स हैं, कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, रिटन डाउन वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की कॉस्ट ले लेते हैं, बनिस्बत इंडिविजुअल्स लेने की यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो टोटल कॉस्ट निकाली थी हमने फिक्स एसेट की, वो हमने सिंपली उससे लिंक करा दिया। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट की जो टोटल है वो लिंक करा दी। ये हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू। अब 2 स्टेप कंप्लीट हो, तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेना बाकी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों आएगा, क्योंकि हमारा आउटफ्लो हो रहा है 2020 में, हमने फिक्स एसेट बाय करने हैं, तो हमारा आउटफ्लो होगा। जब आउटफ्लो होगा तो हमें फिक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी लेना पड़ेगा, और वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूँ। ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें लिंक लगे हुए हैं, मगर मैं इसको हटा दूंगा एंड में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास जो भी हम फिक्स एसेट में चेंजेस होंगी वो यहाँ पर आएंगी। अच्छा, इसमें एसेट का रूल अप्लाई होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। और अब इसमें हमें क्या करना है कि कुछ एक छोटा सा रूल बना लेते हैं कि जो भी ओपनिंग एसेट होगा, मतलब अगर कोई एसेट है, अगर एसेट होगा तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग एसेट में माइनस करेंगे क्लोजिंग एसेट। तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी चेंजेस पता चल जाएंगी, आइदर इनफ्लो है या आउटफ्लो है, इंक्रीज इन कैश फ्लो है या डिक्रीज इन कैश फ्लो है। ठीक है, और लाइबिलिटी के लिए हम ये रूल बनाते हैं कि क्लोजिंग में से आपको क्या होगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी में से आपने माइनस करना है ओपनिंग लाइबिलिटी। ये रूल अगर आपने याद रख लिया तो अब आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो चीजें जो एसेट से रिलेटेड है उसमें आपने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, मतलब उनका जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से क्लोजिंग बैलेंस माइनस करना है। और अगर कोई लाइबिलिटी साइड है तो आपने क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है। तो अभी हमारे पास चुनाचे फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जा रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना होगा। अच्छा, 2020 का ओपनिंग क्या होगा, 2020 का ओपनिंग ये होगा कि जो जो 2019 का क्लोजिंग होगा, 2019 का जो क्लोजिंग होगा वो 2020 का डेफिनेटली ओपनिंग होगा। तो अब हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 2020 का ओपनिंग कहाँ मौजूद होगा, यह हमने वहां से लिंक कराना है। ये जो हमारी जो कॉस्ट है, फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है ओपनिंग, इसमें हमने सिंपली क्या करना है, इसमें माइनस करना है 2020 की क्लोजिंग को। तो 2020 की जो ओपनिंग थी वो एक्चुअली 2019 की क्लोजिंग कहलाएगी,
और 2020 की क्लोजिंग हमारे पास मौजूद है, सिंपली हमने ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस किया। ये हमें माइनस में क्यों दिखा रहा है? ये एक्चुअली दिखा रहा है कि आउटफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है। अब ये तीनों इंपैक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे जो है वो तीनों इंपैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, फिक्स एसेट शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स देख लेता हूँ कि इसमें आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो मुझे बता दें ताकि मैं रिपीट भी कर दूं उसको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास फिक्स्ड एसेट की चीजें हो चुकी हैं, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं, ये समझना है। इसमें इफ का फंक्शन लगेगा तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस जो कि फिक्स नेचर के होते हैं तो वो हर साल फिक्स अमाउंट आती है उसकी, और जो वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उस पर इन्फ्लेशन एड ऑन करते हैं, इन्फ्लेशन का फैक्टर या परसेंटेज अप्लाई करते हैं। लाइक अगर हमारे पास यूटिलिटी है तो वो वेरिएबल यूनिट है। वेरिएबल यूनिट है तो हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ एक्सपेंसेस की मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अमाउंट जो है अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ अमाउंट जो है वो अज्यूम कर लिए हैं, और परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 10%, 13%, सॉरी इसको 12% ले लेते हैं, 14 और ये 60। अच्छा, परसेंटेज और इन्फ्लेशन और जो एक्सचेंज रेट हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, आप जो है वो आप डाटा ले सकते हैं उससे। मैं यहाँ अज्यूम करते हुए एक परसेंटेजेस मैंने ले लिए हैं, और सिंपली हमने क्या करना है, फिक्स एसेट के ऊपर हमने क्या कहना है कि अगर मेरी नेचर ऑफ एक्सपेंस अगर फिक्स है तो सिंपली एक्सपेंस जो है वो 2020 का वही 2021 का भी बन जाएगा, और ऑनवर्ड्स वही एक्सपेंस बन जाएगा। अगर वेरिएबल है तो आप इस पे इन्फ्लेशन ऐड करेंगे। अब ये चीज हमें इफ के फंक्शन से इसको समझानी है। तो इफ के फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहला लॉजिकल टेस्ट ये होगा हमारा कि अगर इस सेल के अंदर ये सेल अगर बराबर है फिक्स के, तो यही अमाउंट वैल्यू ट्रू में ये लिखेंगे कि यही अमाउंट जो है वो 2021 की अमाउंट बन जाए। तो सिंपली मैंने इफ का फंक्शन ओपन किया और मैंने ये कहा कि इफ दिस सेल, ये लॉजिकल टेस्ट दे रहा हूं मैं, इफ दिस सेल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास फिक्स, अगर ये बराबर है फिक्स के, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब देन वैल्यू ट्रू क्या होगा कि अगर ये सेल के अंदर फिक्स लिखा हुआ है तो जो 2020 का एक्सपेंस है वही 2021 में लेकर आ जाओ, ये वैल्यू ट्रू हो गया। देन कॉमा प्रेस करने के बाद वैल्यू फॉल्स देंगे। वैल्यू फॉल्स क्या होगी कि अगर तो ये फिक्स नहीं है, मतलब अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वो फेल हो रहा है, तो वैल्यू फॉल्स क्या लेकर आए? तो सिंपली हम क्या कहेंगे इसको कि दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन। हमने क्या करना है कि उसको ये कहना है कि अगर ये फिक्स नहीं है तो वेरिएबल है, वेरिएबल है तो उस पर इन्फ्लेशन ऐड करो। तो हमने क्या किया, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन परसेंटेज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास, इसने देखा कि इस नेचर ये एक्सपेंस जो सिम फी एक्सपेंस है, ये जो है वो फिक्स एक्सपेंस है, इसीलिए जो 2020 का एक्सपेंस था वही 2021 का एक्सपेंस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इफ के फंक्शंस में लॉकिंग करना जरूरी है, यहाँ पर हमें क्या कि क्योंकि हमें बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, हर सेल के ऊपर फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है वो जो है वो कॉमन है, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन कॉमन है, जिसका रॉ नंबर 43 है। रॉ नंबर 43 को हम लॉक कर देंगे यहाँ पर, D43 में रॉ नंबर 43 को हम लॉक कर रहे हैं, ताकि जब भी हम इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करें तो वो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन इसी रॉ नंबर से ले। देन इसके अलावा हमारे पास कॉमन जो है वो कॉलम बी है। कॉलम बी में हमने ये लिखा, नेचर ऑफ एक्सपेंस के बारे में दिया हुआ है, ये फिक्स है या वेरिएबल। तो कॉलम बी को हम जाके सिंपली लॉक कर देंगे F4 से। 3 टाइम्स मैंने F4 प्रेस किया है तो कॉलम लॉक हो गया। देन सिंपली ये फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अगले साल
इसमें कॉपी पेस्ट करना है इसको फॉर्मूले को। तो आप देखें जहां वो एक्सपेंस की नेचर को फिक्स देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अगले सालों में भी फिक्स अमाउंट लेकर आ रहा है। अब अगर मैं इसको नीचे कॉपी करता हूं, तो जैसे ही इसने देखा कि यहाँ वेरिएबल आ गया, जैसे ही इसने देखा कि यहाँ वेरिएबल आ गया, नेचर ऑफ एक्सपेंस वेरिएबल है, तो इसने लास्ट ईयर के एक्सपेंस में इन्फ्लेशन की परसेंटेज को ऐड किया है और यहाँ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन के साथ वेरिएबल एक्सपेंस को बढ़ा दिया है। फिर अगले सालों में क्या किया है, 2021 की अमाउंट को देखा है, इस तरह ऑनवर्ड्स अगले सालों में लास्ट ईयर के एक्सपेंस को परसेंटेज में इन्फ्लेशन बनाया। अब चुनाचे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का। अच्छा, अब हमें ये करना पड़ेगा कि हमें स्टेप अप्लाई ये करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अजम्पशंस मैंने ले लिए हैं, इनपुट्स मैंने ले लिए हैं, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है ये सोचना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो सिंपली हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, यहाँ हमने एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन किया हुआ है, सिम फी, डिवाइस फी, यूटिलिटी एक्सपेंस, कन्वेंस, प्रोफेशनल टैक्सेस एंड मिसलेनियस चार्जेस। हम इसका सीक्वेंस यहाँ भी यही है, सिम फी और एंड में आपके पास जो है वो मिसलेनियस चार्जेस हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको सिम फी को लिंक करा दिया है मैंने इनपुट वाली शीट से, 2020 का जो एक्सपेंस है उससे लिंक करा दिया। देन सिंपली इसको कॉपी किया और नीचे लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब जनाजे हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ चुके हैं, तो हम इसका सम कर लेंगे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ हमने तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम कर लिया इंक्लूडिंग सैलरी एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है, सिंपली आप क्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। अब चुनाचे ये नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी इनपुट्स में चेंज कर लेता हूं आसानी के लिए। कुछ एक्सपेंसेस कम कर लेते हैं। इसको एक्सपेंसेस में कम कर रहा हूँ, फिक्स एसेट की अमाउंट भी कम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 6 लाख। अभी हमारे पास इसकी इसको और कम कर देते हैं। सिर्फ ये आसानी के लिए, ताकि हमारे पास एक अमाउंट आ जाए कि लाइक ईबीआईटी क्या है इस वक्त हमारे पास। क्रॉस प्रॉफिट में से हमने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया है। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस में कहीं गड़बड़ है, सैलरी एक्सपेंस का टोटल ले लेते हैं हम लोग। सैलरी एक्सपेंस हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, इसमें हम सैलरी एक्सपेंस को थोड़ा कम कर लेते हैं। थोड़े से हम एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे ऊपर जो है वो पूरी एक कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए। ये मैंने एक्सपेंसेस थोड़े कम किए, देन इसको मैंने देख लिया यहाँ भी थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो इसको बिल्कुल डाउन कर देते हैं। चलिए इसको ऑनवर्ड्स एंड में देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी है नहीं, देन ईबीटी आएगा, कि वो कैसे आएगा, ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, टैक्सेस हमारे कैसे आते हैं, टैक्सेस में हम क्या करते हैं, इसकी अजम्पशन ले लेते हैं पहले। अजम्पशंस में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मौजूद है हमारे पास, इनकम टैक्स यहाँ हम ले रहे हैं
लाइक यहाँ पे 29% लेते हैं, 28%, 27%, 26% एंड 25%। ये मैंने इनकम टैक्स की परसेंटेजेस लिए हैं। थोड़े से हेड काउंट्स जो है वो हम कम कर देते हैं इसमें। अच्छा, अब हमारे पास पोजीशन क्लियर हो गई, ईबीटी आ गया, इंटरेस्ट ईबीटी। इन टैक्सेस कैसे आएंगे? टैक्सेस में हमें, मैंने आपको कैलकुलेशन शुरू में स्टार्टिंग में बताई थी, क्या यहाँ हमें इफ का फंक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इफ का फंक्शन लगाने पड़ेंगे, और उसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर तो प्रॉफिट हो तो टैक्स कैलकुलेट करें, अदरवाइज ना करें। तो हमने इफ का फंक्शन ओपन किया, दिस इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। देन क्या होगा, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ टैक्स। परसेंटेज ऑफ टैक्स हमने यहाँ ले लिया एजम्पशन। ये सारी चीजें एजम्पशंस में हमें मिल जाएंगी। इनकम टैक्स की परसेंटेज यहाँ पे हमें 29% है, इससे हमने लिंक करा दिया इसको। और हमारी नेट इनकम आफ्टर टैक्स कैसे आएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईबीडी में से माइनस कर देंगे टैक्सेस, तो हमारे पास ये नेट इनकम आ जाएगी। अच्छा, अब चुनाचे अब यहाँ पर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स वगैरह भी है। पहले हम ये देख लेते हैं इनपुट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें रह गई हैं। हमारे पास सेल्स हो गया है, पेरोल हो गया है, फिक्स एसेट हो गए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए हैं। अच्छा, अब कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं कंपनी की। या तो कुछ, अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स में कोई बड़ा प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह खरीदना है, तो जनरल रिजर्व में वो एक रिजर्व क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ हम एक परसेंटेजेस ले लेते हैं कि हर हर साल का जो नेट इनकम का 10% होगा वो जनरल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। और डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो हम इसको यहाँ पर 11%, 12% एंड 13%, 14%। डिविडेंड पे आउट रेशियो में ये ध्यान में रखिएगा कि जिस साल का डिविडेंड अनाउंस होता है अगले साल पे होता है। तो इसका मतलब एक्चुअल कैश आउटफ्लो जो है हमें क्या करना है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव में अगले साल में लेना है। 2020 का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ होगा वो 2021 में पे हुआ होगा। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको जो है वो देखना पड़ेगा। कैपिटल की इंजेक्शन यहाँ पे हम 4 मिलियन की ले लेते हैं। फेस वैल्यू पर शेयर जो है वो 10 है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग में प्लस करेंगे कैपिटल इंजेक्शन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू नंबर ऑफ पर शेयर। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 4 मिलियन की कैपिटल इंजेक्शन हुई है, फेस वैल्यू पर शेयर 10। इसमें हमने सिंपली क्या किया है कि ओपनिंग बैलेंस में ऐड किया है कैपिटल इंजेक्शन को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको पावर वैल्यू को आगे भी ले लेता हूँ। देन यहाँ 2 मिलियन की और इंजेक्शन दिखाते हैं। 2022 में हमने कैपिटल इंजेक्शन दिखाई, प्लस इस फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट कर लिया। ये फॉर्मूला क्या था मैं दोबारा बता देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस प्लस कैपिटल इंजेक्शन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए मेरे पास। ठीक, जैसे 4 मिलियन की इंजेक्शन थी तो 4 लाख के शेयर्स थे, मगर अगर 2 मिलियन की और इंजेक्शन हुई तो ये 6 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे पास। अच्छा, टर्नओवर जो है, टर्नओवर क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल आपका, उसका मंथली टर्नओवर क्या है, तो हम उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स को मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ मंथ्स को हमने मेंशन कर दिया है। यहाँ सैलरी एक्सपेंस जो है, सैलरी पेबल है, वो आपका उसका मंथली टर्नओवर कितना है कि 1 मंथ में आप देते हैं, या एक्सपेंस पेबल है इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 मंथ्स में हम नॉर्मली एक्सपेंस पेबल को देते हैं। ये हमारी बात तमाम एग्जम्पशंस जो है एक लिस्ट डाउन हो गई है एग्जम्पशन शीट से। अब हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट तक जो नेट इनकम तक हमने बना लिया है। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप है एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, नेट इनकम लेंगे, और देन रिजर्व्स वगैरह लेंगे। इसको समझना है, ये कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि ये पोर्शन कैसे कंप्लीट करना है। तो हमारे पास नेट इनकम आ चुकी है। अच्छा, पिछले साल की रिटेन अर्निंग है नहीं, मगर फिर भी मुझे क्या करना होगा, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा रिटेन अर्निंग का, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा रिटेन अर्निंग का, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा डेफिनेटली। तो मुझे सिंपली लिंक कराना है। ओपनिंग बैलेंस देखिए हमारे पास काम किस तरह आ रहा है। हमने बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रैक्टिस को अगर फॉलो करते जाएंगे तो आपके स्टेप आसान होते जाएंगे। देन आपने
सिंपली नेट इनकम क्या करनी है, नेट इनकम आपकी करंट ईयर की है, वो आपने लिंक करा देना है। अच्छा, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है जनरल रिजर्व में डालने के लिए, डिविडेंड डिविडेंड देने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि नेट रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट इनकम ऐड कर देंगे, तो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने अजम्पशन में इनपुट वाली शीट में ये अज्यूम किया था कि जो जनरल रिजर्व में जो हमारी नेट इनकम की जो परसेंटेज है वो कुछ ना कुछ हर साल हम जनरल रिजर्व में इसको नेट इनकम को डालते रहेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, नेट इनकम परसेंटेज ऑफ जनरल रिजर्व वो हमें इनपुट वाली शीट से मिलेगा। नेट इनकम का जो कि 10% जो है, नेट इनकम का 10% जनरल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। वो इसलिए करते हैं कि अगर हमने अगले 5 सालों में कोई बड़ा प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट या कोई चीज ऐसी खरीदनी है तो हम उसका एक रिजर्व क्रिएट करते रहते हैं। तो वो उसके लिए हमें ये आसानी होती है कि हम उस रिजर्व से जो है निकाल के उस एसेट को परचेज कर लेते हैं। तो सिंपली अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशियो हमने क्या रखा हुआ है, हमारा जो नेट इनकम होगा उस नेट इनकम का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है हमारे पास 10%। तो हमने इनपुट वाली शीट से नेट इनकम को इनपुट वाली शीट से आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल अप्रोप्रिएशन क्या है आपकी, आपने जो है वो टोटल अप्रोप्रिएशन क्या किया है। अच्छा, परसेंटेजेस सेम है इसलिए रिजल्ट दोनों के सेम आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल अप्रोप्रिएशन क्या है कि आपने एक जनरल रिजर्व में दिया है और एक डिविडेंड में दिया है, तो दोनों को ऐड किया है, ये आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अप्रोप्रिएशन है। अच्छा, फिर रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आता है आपकी जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपके पास पैसा अवेलेबल था इस साल, उसमें से आपने जो इस साल डिस्ट्रीब्यूशन की है कुछ जनरल रिजर्व में डाला है और कुछ डिविडेंड में डाला है, तो टोटल अप्रोप्रिएशन आप माइनस कर देंगे, ये आपका रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 2020 का क्या है कि हमने क्या किया है, एक कंप्लीट वर्किंग कर ली है। अब चुनाचे हमारे पास फिक्स एसेट भी कंप्लीट हो चुका है, बैलेंस शीट और कैश फ्लो रहता है हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली है। बैलेंस शीट में जाते हैं और जो जो चीजें हमारे पास डेटा आ रहा है वहां से ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इक्विटी साइड हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। अच्छा, इक्विटी साइड कैसे कंप्लीट करेंगे कि हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल हमें कहाँ मिला था, हमने अज्यूम किया था इनपुट वाली शीट में कि हम 4 मिलियन की कैपिटल की इंजेक्शन करेंगे। तो मैंने सिंपली क्या किया है, अच्छा इसमें भी यहाँ पर हमने क्या करना है कि ओपनिंग में से क्लोजिंग इसमें ऐड कराना है, ओपनिंग बैलेंस प्लस पिछले साल का कैपिटल का बैलेंस और 2020 में जो कैपिटल की इंजेक्शन हुई है उसको हमने ऐड करा दिया। सिंपली इसको आगे कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो जो 2 मिलियन की इंजेक्शन की थी वो भी आ जाएगी। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आता है, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस आपको कहां से मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट से। तो रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से लिंक करा दिया। जनरल रिजर्व हमेशा कैसे आते हैं, जनरल रिजर्व एड ऑन आके होकर आते हैं, पिछले साल का जो बैलेंस होता है उसमें इस साल का जनरल रिजर्व ऐड होकर बैलेंस शीट में ऐड होकर आता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में जनरल रिजर्व का जो 2019 का जो बैलेंस होगा उसमें हम ऐड कर देंगे 2020 का बैलेंस। 2020 का बैलेंस क्या है जनरल रिजर्व का, वो इनकम स्टेटमेंट में मौजूद है, वो सिंपली हमने क्या करना है जनरल रिजर्व से हमने ऐड करा दिया इसको। ये हमारी इक्विटी साइड अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। लॉन्ग टर्म लोन अभी हमने नहीं लिए हैं, कैश एंड बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट से आता है। बाकी क्या बचा हमारे पास, कुछ चीजें ऊपर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल बाकी रह गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी मैं लिंक करा देता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से आता है हमारे पास, बल्कि इसको एंड में लिंक कराएंगे। अकाउंट रिसीवेबल कहाँ से आएगा आपके पास, जो आपकी सेल्स होती है पूरे साल की जो सेल्स है उसको टर्नओवर से उसको डिवाइड करते हैं 12 से और फिर टर्नओवर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, आप देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में गए और हमारे पास सेल्स मौजूद है, सेल्स को हमने क्या किया है डिवाइड कर रहे हैं 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हमने सेल्स की अमाउंट को डिवाइड किया 12 से ताकि पर मंथ आ जाए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके टर्नओवर से। मंथली टर्नओवर हमारा अकाउंट रिसीवेबल का कितना है, 1 है। तो सिंपली अजम्पशन वाली शीट से इसको लिंक करा देंगे, ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ चुका है। सेल्स को डिवाइड किया है
12 से मल्टीप्लाई किया है इनपुट वाली शीट से, जो कि मंथली टर्नओवर की है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में सैलरी पेबल भी हम निकाल लेते हैं। सैलरी पेबल का टर्नओवर से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर इसको सैलरी एक्सपेंस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं, मगर अगर कहीं भी मिस करेंगे मॉडल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसमें टैली नहीं करेगा, बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो इनकम स्टेटमेंट में गए हम। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास जो सैलरी एक्सपेंस है, इसको मैंने सिंपली क्या किया, डिवाइड किया 12 से, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय। इनपुट्स में हमने सैलरी पेबल का टर्नओवर जो मंथली दिया था वो 1 दिया था, उससे सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सैलरी एक्सपेंस आ गया। अच्छा, डिविडेंड पेबल, जो इस साल का डिविडेंड होगा वो पेबल भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो उस साल पे नहीं हुआ होगा। जो जिस साल डिविडेंड अनाउंस होता है वो उस साल पे नहीं होता, वो अगले साल पे होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे इस साल का जो डिविडेंड है, जो हमने इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स में हमें मौजूद है, यहाँ पर सिंपली हमने डिविडेंड से लिंक करा दिया इसको। अच्छा, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अभी हमारे पास नहीं है। एक्सपेंस पेबल हम ले लेते हैं। एक्सपेंस पेबल किस तरह लेंगे, तमाम एक्सपेंसेस को ऐड कराएंगे। अब हमारे एक्सपेंसेस पेबल हम कैसे ले रहे हैं, अदर देन सैलरी एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन दोनों एक्सपेंस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमने क्या किया, उसको सम किया है, देन उसको क्या किया है, डिवाइड बाय 12 किया है, ताकि हम इसको आपस में ये आंसर जो भी आएगा, हमने क्या किया है, तमाम एक्सपेंसेस को सम किया है, उसके बाद डिवाइड किया 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया है इनपुट वाली शीट से एक्सपेंसेस पेबल के जो टर्नओवर है। ये हमारे पास एक्सपेंसेस पेबल आ गए। करंट पोर्शन और लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं है हमारे पास। और हमारे पास अब क्या बचा है, सिर्फ कैश फ्लो, कैश एंड बैंक रह गया। कैश एंड बैंक क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से यहाँ पर जो है वो हम लिंक कराएंगे। इसके लिए पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, बैलेंस शीट बना ली सिवाय कैश एंड बैंक के, और अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट लोगों को प्रॉब्लम होता है। आपने जो है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे लिंक हुए हुए वो मैं इसको हटा रहा हूँ, ताकि आपको शुरू से बताऊं कि ये किस तरह बनती है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास वो क्या क्या चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं, ये आप लोगों को मालूम है। रूल याद रखिएगा कि ओपनिंग एसेट में से क्लोजिंग एसेट माइनस करना है। लाइबिलिटी अगर होगी तो अगर लाइबिलिटी होगी तो क्लोजिंग लाइबिलिटी में से ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस करनी है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आती है, नेट इनकम आती है। अच्छा, नेट इनकम जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक कराएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से उसको लिंक कराएंगे। नेट इनकम हमारे पास कहां पर है, यहाँ पर, ये रही नेट इनकम, इससे हमने सिंपली लिंक करा दिया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नेट इनकम के बाद हम ऐड करते हैं ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। जो भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बेड डेट एक्सपेंस, ये एक्चुअली नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। तो इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड बैक करते हैं, नेट इनकम में ऐड बैक करते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुझे यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट से मैंने लिंक करा दिया इसको, और यहाँ पर आ गया। अच्छा, फिर हम निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंजेस निकालते हैं कि हमारे रिसीवेबल्स में, एक्सपेंसेस पेबल में, सैलरी पेबल में क्या चेंजेस हैं। तो चेंजेस कैसे निकालते हैं, अगर उसका उसका ये रूल क्या बताया था कि ओपनिंग एसेट में से क्लोजिंग एसेट माइनस करना है। अब एसेट 2020 का जो ओपनिंग होगा वो डेफिनेटली 2019 का क्लोजिंग होगा। तो अब मैं आपको चेंजेस किस तरह बता रहा हूं कि बैलेंस शीट में जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल में हमें चेंजेस निकालनी है ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो पता चल सके। तो सिंपली क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ओपनिंग 2020 का जो ओपनिंग होगा वो डेफिनेटली यहां पर होगा, ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम में होगा। तो सिंपली ओपनिंग बैलेंस में हमने माइनस किया है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में सिंपली हमने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दिया है। ये हमें आउटफ्लो बता रहा है। इसी तरह एक्सपेंसेस पेबल में, क्योंकि ये पेबल है तो लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई होगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो पता चल सके। तो एक्सपेंसेस पेबल बैलेंस शीट में हमें मौजूद है, और हमें क्या करना था, इसमें क्लोजिंग में से 2020 का क्लोजिंग यही है, माइनस करेंगे 2020 का ओपनिंग, वो यहाँ पर होगा ओपनिंग बैलेंस। सिंपली इसको हमने यहाँ पर कर दिया। चेंजेस इन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये अभी हमने नहीं लिया, ये अभी लोन का शेड्यूल ही नहीं बनाया हमने, तो हमें अभी हम ये नहीं ले रहे।
इसी तरह सैलरी पेबल में भी यही करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग हमारे पास सैलरी पेबल का ये है, देन इसमें से ओपनिंग हम माइनस कर देंगे। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है, इसको हमने सिंपली सम कर दिया यहाँ पर। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास फिक्स एसेट है, और पहले साल हमने कुछ फिक्स एसेट खरीदे थे तो आउटफ्लो होगा, और एसेट का रूल है ओपनिंग एसेट माइनस क्लोजिंग। तो फिक्स एसेट में गए हम, इसमें हमने सिंपली ओपनिंग एसेट में से क्लोजिंग माइनस कर दिया। चेंजेस इन फिक्स एसेट ये आउटफ्लो दिखा रहा है, क्योंकि पहले साल हमने क्या किया था, एसेट्स खरीदे थे। फिर हम आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, जो कैपिटल है, लोन है, डिविडेंड वगैरह आते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंजेस इन कैपिटल निकालेंगे। चेंजेस इन कैपिटल कैसे निकलता है, कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल एक ही होगा, और वो क्या होगा कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो कैपिटल लिया आपने बैलेंस शीट से, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये आपको क्या बता रहा है, इनफ्लो हुआ है, इस साल पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये बता रहा है कि इनफ्लो हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन्स, अच्छा लॉन्ग टर्म लोन्स अभी है नहीं, तो अब इसको अभी हम छोड़ देते हैं। पेड डिविडेंड, पेड डिविडेंड के लिए सिर्फ कोई रूल आप नहीं याद रखिएगा, इसके लिए सिंपल ये ध्यान में रखिएगा कि जिस साल डिविडेंड अनाउंस हुआ है अगले साल पे ऑफ होगा। तो 2020 में जीरो आ रहा होगा, 2020 में क्या आ रहा होगा, जीरो होगा। 2021 में जो है, 2020 का जो एक्सपेंस हुआ होगा डिविडेंड का, वो पे हुआ होगा 2021 में जाके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2021 में 2020 के जो इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो डिविडेंड है, यहाँ जो डिविडेंड हमने लिया है, वो सिंपली उसको लिंक करा दिया यहाँ पर, और लिंक कराने के बाद मैंने इसको माइनस में रखा, इसको इसके सेल को लिंक कराने के बाद माइनस में रखा, ताकि हमें ये आउटफ्लो जो है वो शो हो जाए कि ये डिविडेंड हैज आउटफ्लो यहाँ पर माइनस में शो हो रहा है। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ पर हमारे पास आ गया है। देन हमारे पास क्या होता है कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, वो कैसे निकलता है कि इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो टोटल होता है, प्लस फिक्स जो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जो टोटल होता है, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल होता है, वो यहाँ लिख लेते हैं। कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल ओपनिंग हो जाएगा। और देन हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैसे, क्लोजिंग कैश एंड बैंक कैसे आएगा कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज प्लस कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पॉजिटिव में ले लेता हूं। कैश एंड बैंक हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में आ चुका है। देन हमने सिंपली इसको क्या करना है, बैलेंस शीट से लिंक कराना है। बैलेंस शीट में जो कैश एंड फ्लो, कैश एंड बैंक है करंट एसेट्स का, इसको सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट से लिंक करा देना है, सॉरी कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट से लिंक कराना है, कैश एंड बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से। यहाँ पर हमने इसको लिंक करा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। फिक्स एसेट हमारे पास आ गया है, और हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गए हैं। करंट एसेट्स में हमने क्या किया है कि अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल में सिंपली कैश एंड बैंक को ऐड किया है, तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए हैं। टोटल एसेट्स कैसे आए हैं कि करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। यहाँ पर हमारी इक्विटी भी आ चुकी है, लॉन्ग टर्म लोन है नहीं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। इसी तरह जो करंट लाइबिलिटी का टोटल है वो भी हमारे पास आ गया है। सिंपली हमने जो भी करंट लाइबिलिटीज के आइटम है उसको सम कर लिया है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ पर किस तरह आ रहा है कि इक्विटी में मैंने लॉन्ग टर्म ऐड किया है और लाइबिलिटीज ऐड की हैं। डिफरेंस कैसे आ रहा है कि जो मेरे, अच्छा अब डिफरेंस, ये जो बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, बैलेंस शीट में अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की है, भले वो अजम्पशन में की हो, प्रॉफिट एंड लॉस में की हो, या बैलेंस शीट या कैश फ्लो या शेड्यूल्स में की हो। तो अगर हम देख लेते हैं कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं, जिसमें करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट है, इसको हम माइनस कर देते हैं टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी से। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कैसे आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है। तो बैलेंस शीट टैली हो रही है, इसका मतलब कोई डिफरेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है।
डिफरेंस निकालना जरूरी इसलिए कि अगर डिफरेंस है तो हमें फौरन पता चल जाए और हम इसको करेक्ट कर लें। तो यहाँ हमने क्या किया है कि सिर्फ 1 साल का जो है कंप्लीट मॉडल 3 स्टेटमेंट मॉडल बना लिया है। अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमने 1 साल के ऊपर वर्किंग कर ली थी, हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे, अगले सालों में पेस्ट करते जाएंगे डेटा डाटा को, तो हमारे पास ये आंसर आते जाएंगे। और सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। तो अपने मॉडल को कभी कॉम्प्लिकेट ना करें, कॉम्प्लेक्स ना करें, पहले 1 साल की वर्किंग कर लें, अजम्पशंस ले लें और उसका इम्पैक्ट जो है जहां जहां जाना चाहिए वहां लेके जाएं। ठीक है, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बैकग्राउंड के लोग हैं, तो आपको ये नहीं समझा रहा कि कैश फ्लो कैसे बननी है या प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनना है। स्टेप्स समझने हैं, अप्रोच समझनी है। स्टेप्स क्या है कि आपने अजम्पशन लेनी है और उसका जहां इम्पैक्ट आ रहा है वहां इम्पैक्ट ले लें। अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम जो है पूरा एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, 5 साल का पूरा एक फोरकास्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। पहले स्टेप बाय स्टेप चले, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पहले साल का बना ले, फिर सिंपली इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो अगले सालों का भी बन जाएगा। यहाँ assumptions में देख लेता हूँ मेरे पास इनपुट्स में, अच्छा मैंने इनपुट्स नहीं लिए हुए, तो थोड़ा इनपुट्स इसको बढ़ा लेता हूँ assumptions को। ये हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट तक आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं आगे जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने कहाँ से लिया था, फिक्स एसेट शेड्यूल से, और इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने आगे। अच्छा, अब हमारे पास सारे शेड्यूल्स भी हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। पेरोल हमने कंप्लीट कर लिया था, फिक्स एसेट शेड्यूल 1 साल का किया था, तो अब हमें इसको और मजीद कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आगे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, सिंपली 1 साल की वर्किंग को। अच्छा, कोई स्टेप अगर मिस हो गया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। मेरे ख्याल में 15 मिनट्स का जो है हमारे पास ब्रेक भी वो आएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो उसमें अगर कोई स्टेप आपका मिस हो गया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ये हमने क्या किया है, सारे एसेट्स की हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, देन इसको भी आगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास और क्या चीज़ें रह गई, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आगे। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स वगैरह थी, इसको भी आगे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, बैलेंस शीट में हमने बैलेंस शीट में कॉपी नहीं किया था, इसको भी हम ऑनवर्ड्स अगले सालों में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कैश एंड बैंक क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कैश एंड बैंक में भी हमने 1 साल की जो है सिर्फ किया था, इसको हम अगले सालों में भी लेके जाएंगे, पहले बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्विटी साइड हो गई, ये करंट लाइबिलिटी हो गई। अच्छा, पहले साल देखें बैलेंस शीट में डिफरेंस जो है वो नहीं आ रहा, अगर दूसरे सालों में आ रहा है क्योंकि हमने कैश एंड बैंक का बैलेंस नहीं लिया हुआ। तो कैश एंड बैंक के बैलेंस को भी हम यहाँ पर आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं आगे। फिक्स एसेट्स को भी मैं आगे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगले सालों में हमने परचेज ही नहीं किया था, इसलिए कुछ भी इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा आउटफ्लो में ना इधर इनफ्लो में। पहले साल हमने कैपिटल की इंजेक्शन की थी और 2022 में भी की थी, तो देखें दो सालों में इनफ्लो बता रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। अब मुझे सिर्फ बैलेंस शीट में इसको लिंक कराना है, या ऑलरेडी हो गया है लिंक। अब देखिए डिफरेंस, 5 सालों में कोई डिफरेंस नहीं है,
इसका मतलब हमारा 3 स्टेटमेंट मॉडल कनेक्ट भी है, उसमें डिफरेंस भी कोई नहीं है। हमने सिंपली क्या किया, अप्रोच को फॉलो किया है, एक स्टैंडर्ड और जनरल एक 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाया है, जिसमें हमने अप्रोच को फॉलो करते हुए ये काम हमने कर लिया। अच्छा, अब चुनाचे हमारे पास लोन लोन का शेड्यूल मुझे बनाना जो है बाकी रह गया है। तो अभी देखिए हमने क्या किया, 3 स्टेटमेंट मॉडल तो बना लिए, अब हम लोन की तरफ जा रहे हैं। तो लोन का एक शेड्यूल बना रहे हैं 5 साल का। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी जो है वो 2020 में 2 मिलियन का लोन लेगी बैंक से। 2 मिलियन का लोन बैंक से लेंगे, उस पे उसकी जो लाइफ होगी वो होगी 5 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट है 12%। तो हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अच्छा, ये जो है ईयरली शेड्यूल है, ये मंथली शेड्यूल नहीं है, ये ईयरली लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल है। अच्छा, इसका अप्रोच को समझनी है। लोन एमोटाइजेशन आप लोग जानते हैं, आपको पता है कि लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल में क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या। इसकी अप्रोच को समझना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल बना रहे हैं, 2 मिलियन का लोन लिया, लाइफ है 5 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट है 12%। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है, पीएमटी के फॉर्मूले से। पीएमटी का फॉर्मूला क्या है, पेमेंट हम निकाल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं। अब पहले वो सेंटेक्स में, जैसे ही अपने पैरेंथेसिस ओपन किए तो सेंटेक्स में क्या पूछ रहा है, रेट क्या है 12%, विच इज इंटरेस्ट रेट, कॉमा एनपीआर। एनपीआर क्या होता है, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का लोन है। ये 5 ईयर्स का है तो मैंने सिंपली उससे लिंक करा दिया, 5 लिखा नहीं, 5 से लिंक कराया। कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, जो लोन आज हमने लिया है वो 2 मिलियन का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 2 मिलियन ही होगी। देन कॉमा प्रेस किया, वो आपसे पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू, एफ वी। एफ वी क्या है, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू मुझे 5 साल बाद इस लोन को रीपे करके खत्म करना है। मतलब 5 साल का मैंने लोन लिया है और इसकी फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद मुझे जीरो करनी है। तो मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या हुई, जीरो। तो मैंने यहाँ जीरो टाइप कर दिया, कॉमा। ये पूछ रहा है कि पेमेंट आप एट द एंड ऑफ द पीरियड करेंगे या बिगनिंग ऑफ द पीरियड। अभी हम सिंपल करने के लिए इसको एंड ऑफ द पीरियड लेते हैं और जीरो टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये पेमेंट बता रहा है कि हर साल आपको लोन की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी इतनी। अब ये नेगेटिव में है, ठीक है। अब सिंपली, जाहिर सी बात है पेमेंट है तो नेगेटिव नहीं होगी, मगर इसको सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। पीएमटी के फॉर्मूले से पहले एक माइनस का साइन दे रहा हूं मैं, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब मैं शेड्यूल बना रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का कॉलम। अच्छा, ये जो मैंने सारे इनपुट्स लिए इसको येलो हाईलाइटेड रखा हुआ है, क्योंकि हमने बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिस भी फॉलो करनी है कि जो इनपुट सेल्स हैं उसको हाईलाइट कर लिया जाए कोई भी कलर से। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस भी छोड़ दिया हमने, इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 2 मिलियन का। 2 मिलियन का हमारे पास अमाउंट है, इसको ओपनिंग बैलेंस से लिंक करा दिया। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी, पहले साल की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो हमने सिंपली इसको लिंक कराया इंस्टॉलमेंट से और लॉक कर दिया। लॉक में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगले सालों में जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो यही इंस्टॉलमेंट, हर साल इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, तो इसको मैं इसलिए लॉक कर रहा हूं। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पे निकलता है। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है, जो लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है, उस पर बैलेंस निकलता है। तो सिंपली क्या करेंगे, जो लोन का बैलेंस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चुनाचे हर साल 12% रहेगा, तो मैं इस 12% को लॉक कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अगले सालों में भी ये 12% रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट 12% को मैंने सेल को लॉक कर दिया। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, जब हम एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं लोन की, तो उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल। अगर मैं इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो सिंपली प्रिंसिपल का एलिमेंट आ जाता है। प्रिंसिपल क्या है कि लोन की एक्चुअल रीपेमेंट। तो अब 2020 का हमने ये बना लिया है, मगर 2020 का जो लोन का क्लोजिंग बैलेंस है वो नहीं है। इसमें हमने किया क्या है, इंस्टॉलमेंट हमने सिंपली लॉक कर दी है, इंटरेस्ट हमने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया है और इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया है। इसी तरह प्रिंसिपल है हमारे पास। प्रिंसिपल कैसे आया है कि इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस किया है, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है। अच्छा, बैलेंस क्लोजिंग, लोन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैसे आता है, जब आप ओपनिंग बैलेंस में से लोन की एक्चुअल रीपेमेंट माइनस कर देंगे। लोन का जो एक्चुअल रीपेमेंट है अगर आप वो माइनस कर देंगे तो आपको लोन का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ चुका है।
अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट, अभी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसका इम्पैक्ट भी लूंगा। मैंने लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल बना लिया है, 2020 में बनाया, मगर अगले सालों में नहीं बनाया। मगर अब मुझे ये सोचना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में जहां पे हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था उसमें हम सिंपली लोन से शेड्यूल से लिंक करा देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले सेल को हमने क्या किया, सिंपली इंटरेस्ट एक्सपेंस से लिंक करा दिया है और इसको आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, और लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाता है। जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और जो करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इस वक्त जो है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इस वक्त ये है और करंट लाइबिलिटी जो है 2020 में वो ये है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इसको लिंक कराएंगे। हमारे पास लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो था, लॉन्ग टर्म लोन 2020 का, ये हमने लोन लिया और लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो था हमारा 2020 का वो ये था, उससे हमने सिंपली लिंक करा दिया और इसको आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, मतलब इस साल की जो करंट लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म लोन के पोर्शन की, तो सिंपली हमने क्या किया, जो इस साल की प्रिंसिपल पेमेंट है वो हमारी करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ गया। सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दिया अगले सालों में। अच्छा, अब लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल का एक इम्पैक्ट चला गया इनकम स्टेटमेंट में विच इज इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा चला गया बैलेंस शीट में जिसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गई है, करंट लाइबिलिटी गई है। तीसरा इम्पैक्ट जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब आपने बैंक से लोन लिया था आपके पास क्या हुआ होगा, इनफ्लो हुआ होगा, पहले साल आपका कैश का इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंजेस इन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और चेंजेस इन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन और लॉन्ग टर्म दोनों चीजें लेंगे। तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो कैसे करेंगे कि लाइबिलिटी का रूल हमने क्या बनाया था कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो हमने सिंपली बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे और इसको आके कॉपी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास चेंजेस इन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इसमें भी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से क्लोजिंग में से, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में से क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे और इसको भी आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब चुनांचे शेड्यूल नहीं बना हुआ तो इसलिए ये दिखा नहीं रहा, तो अब पहले इसको क्या करते हैं, लोन शेड्यूल को 5 साल तक कंप्लीट कर लेते हैं। हमने 1 साल का बनाया था, इनको इसको सिंपली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, अगले सालों में पेस्ट कर देंगे। अब आप देखें अगले साल में, अगले 5 साल बाद ये लोन की जो रीपेमेंट पेमेंट होने के बाद ये क्या हो रहा है, कंप्लीट पे ऑफ होके जीरो हो रहा है, क्योंकि हमने लाइफ इसको दी थी 5 ईयर्स, 12% रेट दिया था और हमने कहा था कि फ्यूचर वैल्यू जीरो हो। तो आप ये देखें कि लोन का जो बैलेंस है 2024 में, वो लोन का बैलेंस जीरो हो रहा है। साथ साथ हमने इनके इम्पैक्ट ले लिए थे। तो अब ये है कि हमारे पास, हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट टैली है नहीं, हमारे पास अगले सालों की बैलेंस शीट भी टैली है, इंक्लूडिंग करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म लोन जो हमने लिंक कराया वो भी। तो अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट मॉडल जो है वो हर एंगल से कंप्लीट हो गया है। पहले क्या किया हमने, अजम्पशंस ली सेल्स की और उसका इम्पैक्ट ले लिया, परचेजेज ली उसका इम्पैक्ट ले लिया, हेड काउंट लिया, पेरोल शीट बना ली, फिक्स एसेट लिया उसका फिक्स एसेट शेड्यूल बना लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिया उसको इनकम स्टेटमेंट में ले लिया। इसके बाद हमने जनरल रिजर्व और डिविडेंड पे आउट रेशियो लिया, उसको भी हमने एलोकेट कर लिया, कैपिटल की इंजेक्शन ली, मंथली टर्नओवर लिया। इसकी बेसिस पे हमने पूरी 3 स्टेटमेंट मॉडल बना लिया है। अब चुनाचे हर चीज कंप्लीटेड है। अगर मैं लोन की अमाउंट चेंज करता हूँ, लोन मैं 2 मिलियन का नहीं लेता, 3 मिलियन का लोन लेता हूँ, तो आपके पास शेड्यूल भी तैयार है, बैलेंस शीट भी टैली है, कैश फ्लो भी, इनकम स्टेटमेंट सब आपके पास रेडी है। अगर आप इंटरेस्ट रेट 12% नहीं मिलता, आपको 11% पे मिलता है, तो 11% पे ही आपका शेड्यूल भी रेडी है और इसका इम्पैक्ट भी रेडी है। इसी तरह अगर आप अजम्पशन में कोई चेंज करते हैं, अजम्पशन में आप सेल्स 3000 नहीं 3500 लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट रेडी है। इसके अलावा आप परचेज प्राइस इन $180 175 लेते हैं, उसका इम्पैक्ट रेडी है।
प्रॉफिट मार्जिन आपका 20% नहीं, यहाँ पे 30% हो जाएगा, उसका भी इम्पैक्ट रेडी है। हेड काउंट आपके चेंज हो रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। पेरोल चेंज हो रहा है, वो भी ले सकते हैं। फिक्स एसेट में अगर कोई चेंजिंग आ रही है तो आप फिक्स एसेट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ मैं इसको 1.5 मिलियन कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको 5 लाख कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास 3.8 मिलियन के फिक्स एसेट आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, यहाँ पर नेट इनकम का मैंने अजम्पशन में एक लिंक कराया हुआ था, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि नेट इनकम आपने इनकम स्टेटमेंट सिंपली लिंक करा देनी है। यहाँ से लिंक कराने के बाद इसको कॉपी पेस्ट करना है आगे, ये आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब चुनाव जी आपका थ्री स्टेटमेंट मॉडल कंप्लीट है, कनेक्ट है। अब आप इस पे व्हाट इफ एनालिसिस लगा के देख सकते हैं, गोल सीक लगा के देखें। गोल सीक एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। वो क्या करता है, आपकी एक सेट वैल्यू आप देंगे जिसकी बेसिस पे आपको पूरा का पूरा मॉडल रिकैलकुलेट करके दे देगा। अगर वो कनेक्ट होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वो कनेक्ट होगा तो मॉडल रिकैलकुलेट करेगा। व्हाट इफ एनालिसिस बहुत आसानी से लग जाएंगे। मैं डाटा में जा रहा हूँ, डाटा के टैब में जाके व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है, यहाँ पर हमने गोल सीक का टूल करना है। गोल सीक के टूल में वो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सेट सेल। सेट सेल वो सेल होता है जिसमें जो है जो जहां पे वैल्यू आपको चाहिए होती है, जो टारगेट सेल है आपका, ठीक है, जिस पे वैल्यू चाहिए। अब मिसाल के तौर पे इसमें हम व्हाट इफ ये लगाते हैं। अभी हमारे पास नेट इनकम कितनी आ रही है? अभी नेट इनकम आ रही है 5.7 मिलियन की। नेट इनकम आ रही है 5.7 मिलियन की। अगर मैं ये चाहता हूं कि 6.5 मिलियन का नेट प्रॉफिट आ जाए, तो 6.5 मिलियन का मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6.5 मिलियन का प्रॉफिट अचीव करना है। अगर मुझे 2020 में 6.5 मिलियन का प्रॉफिट अचीव करना है, जो कि अभी 5.7 आ रहा है आपके सामने, तो इन ऑर्डर टू अचीव नेट इनकम 6.5 मिलियन, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स नीड्स टू बी सोल्ड? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सोल्ड आउट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव नेट प्रॉफिट 6.5 मिलियन? तो यहाँ पर हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल लगा सकते हैं, गोल सीक। अच्छा, सेट सेल वो सेल है जहां पे हमें वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, अजम्पशन वाली शीट में नेट इनकम को यहाँ पे ले लिया था, ये आ गई 5.7, तो मेरा सेट सेल ये सेल हो गया। अच्छा, ये सेल का रेफरेंस दिया है मैंने, टू वैल्यू। इस सेल में मैं कितनी वैल्यू चाह रहा हूँ, कितना था, 6.5 मिलियन। इस सेल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जो है मेरी वैल्यू जो है वो 6.5 मिलियन आ जाए, तो मेरा सेट सेल आ गया टू वैल्यू। अच्छा, ये कह रहा है बाय चेंजिंग सेल, आप कौन सा सेल चेंज कराना चाहते हैं? तो हम चेंजिंग सेल को यहाँ पर सेल्स के यूनिट ले लेते हैं कि हम सेल्स के यूनिट को चेंज कराना चाहते हैं, जिसकी बेसिस पे हमें पता चल जाए कि 6.5। ये हमने सिंपली लिंक इसको ओके किया। तो अब ये बता रहा है कि अगर आपने 6.5 मिलियन का प्रॉफिट अचीव करना है तो आपको 3651 यूनिट सोल्ड आउट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पास नेट इनकम 6.5 मिलियन यहाँ आ गई है। नेट इनकम यहाँ पर भी 6.5 मिलियन आ गई है, और इसका इम्पैक्ट जहां जहां जा सकता था वहां चला गया है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि 7 मिलियन का प्रॉफिट अचीव करना है, तो मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउट करूं? तो मेरा सेट सेल वो सेल होगा जहां पे नेट इनकम का सेल है, और टू वैल्यू में इसको 7 मिलियन कर देता हूं। चेंजिंग सेल में सेल्स की यूनिट दे रहा हूं जहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा। इसको सिंपली मैंने ओके किया, ये रिकैलकुलेट हो गया, पूरा मॉडल रिकैलकुलेट हो गया है। इनकम स्टेटमेंट में 7 मिलियन यहाँ पर आ गया है। अच्छा, ये 7 मिलियन जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी गया होगा, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ गया। ठीक है, जहां जहां इसका इम्पैक्ट जा सकता है वहां इसका इम्पैक्ट चला गया, क्योंकि सेल्स जब अपडेट हुए, सेल्स इंक्रीज, यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इनकम स्टेटमेंट में इनका इम्पैक्ट जाएगा सेल्स के अंदर, फिर क्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा, फिर नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, तो ऑनवर्ड्स ये ऐड होता चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो है वो कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें इस मॉडल से रिलेटेड। अच्छा, सिनेरियो मैनेजर भी आप लगा सकते थे अगर आपने एक मॉडल बनाया है मगर उसकी बेसिस के ऊपर आप 3 नए मॉडल बनाना चाहते हैं। इस मॉडल के ऊपर अगर आप 3 नए मॉडल बनाना चाहते हैं, 3 नए सिनेरियो ऐड करना चाहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यू मे बी एक्सपीरियंस नेटवर्क कनेक्शंस। अगर आपने एक मॉडल बना लिया है तो अब आप इसके ऊपर सिनेरियो मैनेजर के टूल के जरिए, व्हाट इफ एनालिसिस टूल के जरिए, आप सिनेरियो मैनेजर की कोई ना कोई वीडियो आप देख लीजिएगा, अभी क्योंकि टाइम कम है। तो सिनेरियो मैनेजर
के जरिए आप एक मॉडल बना लिए, अब उसके ऊपर 3 नए मॉडल बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं कि अगर सिनेरियो आप बेस्ट सिनेरियो रखें, वर्स्ट सिनेरियो रखें, रियलिस्टिक सिनेरियो रखें। बेस्ट सिनेरियो में कितने यूनिट सोल्ड आउट होंगे, जिसपे प्रॉफिट कितना अचीव होगा। वर्स्ट सिनेरियो में कितने यूनिट सोल्ड आउट होंगे, प्रॉफिट कितना अचीव होगा। रियलिस्टिक सिनेरियो में कितने यूनिट सोल्ड आउट होंगे और प्रॉफिट कितना अचीव होगा। और यही जो है एफएमआई के जो है लास्ट जो है अटेम्प्ट में इस तरह का कोई मॉडल आया अभी था, मैंने जो है किसी से स्टूडेंट से सुना था। तो अब ये है कि इसमें अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। रहीम, ओवर टू यू। Thank you so much, Saad, for this session. Or I would like to request if any of the participant have any question, you can write in the chat window. Saad will answer you, or you can unmute yourself to ask the question. Sir, I have a question.